देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़ी हुई छवि से ऊपर है। हमारा देश, हमारी सेना नरेंद्र मोदी की सत्ता हासिल करने वाली राजनीति से ऊपर है। जो प्रधानमंत्री देश की सेनाओं को अपनी छवि बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसा प्रधानमंत्री देश अफोर्ड नहीं कर सकता। जो प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता में दखल देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को ट्रंप का नाम लेकर खारिज नहीं कर सकता, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के आखिरी हिस्से में बहुत तीखे सवाल उठा दिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। इस सवाल का जवाब अगर आप आंकड़ों में तलाशने चलेंगे तो चौंक जाएंगे। हम आपको वो आंकड़े और वो सच भी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बोलने के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्र गौरव और विजय उत्सव तो प्रधानमंत्री मोदी ही बता रहे थे। चर्चा का समापन भी मोदी जी के भाषण से ही हुआ और अपने भाषण की शुरुआत भी उन्होंने इन्हीं शब्दों के साथ की। लेकिन इस विजय उत्सव की पूरी चर्चा से प्रधानमंत्री दूर रहे। नेता प्रतिपक्ष की बातों को भी सदन में बैठकर नहीं सुना। क्यों? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? क्या इसलिए कि उन्हें जवाब देना ही नहीं था? उन्होंने तो अपना भाषण पहले से ही तैयार कर रखा था, जिसमें सेना के शौर्य को ढाल के तौर पर और नेहरू जी के दौर को यानी इतिहास को हथियार के तौर पर रखा गया था, जिसमें से वर्तमान गायब था, जिम्मेदारियां नदारद थी। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को देश, जनता और सेना के उठाए गए सवालों से कोई मतलब नहीं था? कुछ वैसे ही जैसे इम्तिहान में कोई बच्चा गाय पर निबंध याद करके पहुंचा, लेकिन एग्जाम में सवाल कुछ और आ गया। फिर भी बच्चे ने जो निबंध याद किया था वही लिख दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम में मारे गए देशवासियों को भारतीय नहीं मानते? क्या प्रधानमंत्री मोदी सवाल उठाने वाले भारतीय फौज के अफसरों को भारतीय नहीं मानते? हमारे इन सवालों से आप चौंक सकते हैं, आपको हैरानी हो सकती है कि कैसे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल देश के प्रधानमंत्री की कई बातों से ही उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के लंबे लंबे भाषण के बाद भी उन 4 बुनियादी सवालों के जवाब देश को नहीं मिले जिनके लिए ये चर्चा हुई, राज्यसभा में भी हुई। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे भाषण ने कुछ नए सवाल और खड़ा कर दिए। इस पूरी चर्चा से जुड़े जो 4 बुनियादी सवाल थे, उनमें सबसे पहला सवाल था और आज भी है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की चूक का दोषी कौन है, उसे क्या सजा दी गई। यह सवाल विपक्ष का नहीं, देश की जनता का है, उन 26 परिवारों का है जिन्होंने अपनों को खोया है, जिसे लेकर सवाल शहीद नरवाल की पत्नी भी उठाती हैं और शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी भी, जो ये कहती है कि सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन इस सवाल के जवाब का शर्मनाक पहलू यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बातों में इन सवालों का कोई जिक्र तक नहीं था। हर किसी की बात शुरू ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हुई। ऐसा क्यों? कम से कम प्रधानमंत्री को तो इस जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए थी, खासतौर से तब जबकि उन्होंने अपनी बात ही ये कहकर शुरू की कि वो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के साथ अपनी आवाज मिला रहे हैं, वो भारत का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए हैं। तो क्या शहीद नरवाल, शहीद शुभम और बाकी शहीद भारत का हिस्सा नहीं थे? उनके सवाल देश के सवाल नहीं थे? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए और खुद प्रधानमंत्री इस चूक के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं माने जाने चाहिए?
प्रधानमंत्री मोदी के 140 करोड़ देशवासियों वाले जुमले का सच भी आज हम आप लोगों के सामने आंकड़ों के साथ रखेंगे। लेकिन अभी आप इस चर्चा के 4 बुनियादी सवालों में से दूसरा सवाल सुनिए। ये सवाल सेना के शीर्ष अफसरों ने उठाए हैं। इनमें एयरफोर्स चीफ, सीडीएस, डिफेंस अटैची, सेना के डिप्टी चीफ सब शामिल हैं। उन सब की बातें आप सभी लोग जानते हैं, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। क्या इन अफसरों को भी भारतीय नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी? तीसरा सवाल पूरा देश उठा रहा है। जब हमारी जांबाज फौज पाकिस्तान को घुटनों पर ले आई थी तो सीज फायर क्यों किया गया? इसका जो जवाब प्रधानमंत्री ने दिया वो उन्हें खुद घेर लेता है। मोदी जी ने राहुल गांधी की बातें भी शायद नहीं सुनी, इसलिए ये उनके भाषण वाले सिलेबस से भी बाहर था। राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ की कई बातों को ही दोहराया। राजनाथ का भाषण असल में प्रधानमंत्री मोदी की दर्जनों बार कही गई बातों का कलेक्शन ही था। एक और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया था, छूट दे दी थी कि जो मर्जी करो, कब क्या और कैसे करना ये सेना ही तय करे। लेकिन सदन में राजनाथ सिंह ने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये बताया कि 6 मई की आधी रात 1:05 पर सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ और ठीक 22 मिनट में सेना ने अपना टारगेट हासिल कर लिया, यानी रात 1:27 पर। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि रात 1:35 पर हमने पाकिस्तान को जानकारी दे दी कि अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते। क्या ये सेना को फ्री हैंड देना है? इसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी सेना ने हम पर अटैक शुरू किया, लेकिन मोदी जी ने असल में तो सेना के हाथ बांध रखे थे, जिसका जिक्र इंडोनेशिया में भारतीय डिफेंस अटैची ने किया था। क्या उन्हें भी भारतीय नहीं मानते मोदी जी? इसीलिए राहुल गांधी सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं, गंभीर इल्जाम लगाते हैं कि पहलगाम में मासूम भारतीयों के खून से दागदार अपनी छवि को बचाने के लिए मोदी जी ने सेना का इस्तेमाल किया और सेना के हाथ बांध कर उसे युद्ध में भेज दिया। लेकिन हमारी जांबाज फौज ने उस हालत में भी भारत का मान बढ़ाया और पाकिस्तान को धूल चटाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सत्ता के दखल से जो शुरुआती नुकसान हुआ था उसकी बात सेना के अफसर ही करते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश और सेना का मान प्रधानमंत्री मोदी की छवि से ऊपर है, ऐसा प्रधानमंत्री देश अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस बात का जवाब देश की जनता ही दे सकती है। इसी सीज फायर का सबसे बड़ा पहलू है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। एक नहीं, सिलसिलेवार 28-29 बार ट्रंप के हर बयान के बाद हर बार पूरा देश अपने प्रधानमंत्री से सिर्फ एक वाक्य सुनना चाहता था कि ट्रंप की बात गलत है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 100 दिन में एक बार भी ये वाक्य देश नहीं सुन पाया। संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने 100 मिनट से भी लंबा भाषण दिया तो उसमें भी ट्रंप का नाम मोदी जी नहीं ले पाए। इस बात का एहसास शायद देश को चर्चा शुरू होने से पहले ही था और राहुल गांधी को भी था। इसीलिए राहुल ने 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर का हवाला देकर ये चैलेंज किया कि प्रधानमंत्री मोदी में अगर इंदिरा जी के बराबर नहीं, उनसे 50% भी हिम्मत हो तो सदन में कह दें कि ट्रंप झूठे हैं। भारत को अमेरिका की किसी सलाह या मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? सिर्फ इतना कि सीज फायर में किसी देश की कोई भूमिका नहीं। ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, तो इस बात का जवाब भी देश की जनता को ही देना है। हालांकि जनता काफी कुछ जवाब पहले ही दे चुकी है, जिसे आगे हम आंकड़ों के साथ आपके सामने रखने वाले हैं। इंदिरा गांधी के जिस दौर का राहुल गांधी ने जिक्र किया वो सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। किस तरह 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उस समय अमेरिका का रुख क्या था?
अमेरिका इस हमले के बिल्कुल खिलाफ था और भारत को एक तरह से धमकी दे रहा था। उस समय रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान भी किया था, लेकिन इंदिरा ने निक्सन की धमकी भभकी के आगे बिल्कुल नरमी नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं झुकी, और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी बाहरी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। भारत किसी की भी धमकी सहेगा नहीं, और भारत ने जो करना था वो किया। तो ये थी इंदिरा गांधी और ये थे इंदिरा के तेवर कि उन्होंने अमेरिका जैसे ताकतवर देश और राष्ट्रपति निक्सन की धमकियों को ठेगा दिखाया और भारत का मान बढ़ाया, बांग्लादेश को आजाद कराया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण है, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। अब आते हैं इस चर्चा का जो चौथा बुनियादी सवाल था, विदेश और कूटनीति की विफलता। जिसे पूरे देश ने देखा, उन बातों को भी यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया के 193 देशों में सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, बाकी देश भारत के साथ थे। क्या वाकई ऐसा था? मोदी जी ने उन 3 देशों का नाम नहीं बताया। क्या वो चीन है, जिसके हथियारों से पाक सेना भारत से लड़ रही थी? इसी चीन के कम्युनिकेशन सिस्टम उन आतंकियों के पास मिले जिन्हें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताकर अभी 2 दिन पहले ढेर किया गया है। लेकिन इसी चीन के साथ तो मोदी जी सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। सेना के अफसर कहते हैं कि यह लड़ाई असल में पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, ये लड़ाई चीन लड़ रहा था। लेकिन चीन का नाम लेने की हिम्मत ना तो रक्षा मंत्री की हुई, ना प्रधानमंत्री की। राहुल गांधी ने अपने ही एक पुराने लोकसभा भाषण की याद भी दिलाई कि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता है चीन और पाकिस्तान का करीब आना। खैर, क्या प्रधानमंत्री का इशारा अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप आतंकियों के असल सरगना पाक आर्मी चीफ मुनीर को लंच कराते हैं? आई लव यू पाकिस्तान कहते हैं वो। लेकिन इन्हीं ट्रंप को तो मोदी जी माय डियर फ्रेंड बुलाया करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा। किस देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित किया? किस देश ने पाकिस्तान की निंदा की? यहां आप ये बात ध्यान रखिएगा कि पहलगाम की आतंकी घटना और पाकिस्तान को आतंक समर्थक देश बताना, ये दोनों दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो इन 4 बुनियादी सवालों का जवाब सरकार ने नहीं दिया। हाँ, लंबे लंबे भाषण सबने दिए। इसीलिए हमने इस चर्चा की शुरुआत में ही अपने एक वीडियो में आप सबसे कहा था कि सरकार के जवाब में आप सवालों को मत भूलिएगा। इन सवालों के सवाल ही बने रहने के बाद आप राहुल गांधी के उन 2 शब्दों का मतलब समझ सकते हैं कि मोदी सत्ता के पास पॉलिटिकल विल नहीं है और सेना को फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन नहीं दी गई। हालांकि सत्ता ने एक बात का खास ख्याल रखा, अपने चुनावी हिंदुत्व वाली राजनीति का। अमित शाह ने भी कई बार इस बात को हाईलाइट किया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह बात कही, और यही बात शुरू से कही जा रही थी। प्रियंका गांधी जब मारे गए भारतीयों के नाम बोल रही थी, उस वक्त भी सत्ता पक्ष हिंदू हिंदू चिल्ला रहा था। इस राजनीति को आप 11 साल से देख रहे हैं। अब हम आपको मोदी जी के शब्दों के जाल का सच दिखाते हैं आंकड़ों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी अपने वक्तव्यों में 140 करोड़ भारतीयों की बात ऐसे करते हैं मानो ये सारे के सारे 140 करोड़ भारतीय उन पर निछावर हों। प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत भी इसी से की थी कि वो भारत का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए हैं। अब 140 करोड़ जनता की आवाज का जो जुमला है, उसके सच को आप समझ लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की पार्टी बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला, सिर्फ 240 सीटें मिली, और विपक्षी इंडिया गठबंधन को 234 सीटें। इस अंतर को समझाने की जरूरत नहीं है, वोटों के आंकड़े भी आप देख लीजिए।
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 36% वोट मिले, जो करीब कुल मिलाकर 23 करोड़ वोट बनते हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को करीब 41% वोट मिले और वो 26 करोड़ वोट बनते हैं। इस अंतर को भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जोड़ तोड़ और गठबंधन का खेल भी होता है, इसीलिए वोटों की संख्या और सीटों की संख्या में अंतर मिलता है। अब आप सबसे दिलचस्प आंकड़े को जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 6,13,000 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मिले 6,87,000 वोट, यानी नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा, करीब 74,000 वोटों का अंतर। और प्रियंका गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मिले कुल 6,47,000 वोट, यह भी मोदी जी के वोटों से बहुत ज्यादा है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि देश का प्रतिनिधित्व करने में कौन किस स्थिति में है। मोदी जी के 140 करोड़ जुमले का सच क्या है? भारत और 140 करोड़ देशवासी कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह देश के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, ये अब पूरे देश ने देख लिया है। सवालों के जवाब तो मिले नहीं, अब देश क्या करेगा, लोकतंत्र क्या करेगा? जवाब सूझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।